हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पेपर 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पेपर बहुत बार पोस्टपोन्ड हुआ, इस वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि इस बार भी कहीं एग्जाम पोस्टपोन्ड ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार बता रहे हैं कि ये पेपर हर हाल में होगा और इसमें 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आने की भी उम्मीदें जता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी में जुट जाइए और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह के मैं प्रीवियस ईयर के पेपर लाया हूँ जो कि आपके एमपी टेट 2018 के ही है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, काफ़ी उच्च लेवल के क्वेश्चंस है, आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास अपन शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के मोटिवेशनल के लिए कोट्स है। हौसले के तर्कस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है फ्रेंड्स, जीतने की उम्मीद जरूर जिंदा होना चाहिए क्योंकि उम्मीदों पे ही संसार टिका है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राती विधि के निम्न में से किस तौर पे जाना जाता है? शुक्राती विधि को निम्न में से किस तौर पे जाना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं। इसमें मैं सीधे आपके टाइम की बचत के हेतु सीधे आंसर की तरफ ज़्यादा डिस्कशन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुक्राती विधि के तौर पर किसको जाना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्म जाता है सुकरात जी को माना जाता है। तो इसलिए ये इसमें यहाँ पर पूछा सुकराती विधि के निम्न में से किस तौर पर भी जाना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि को भी सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर अपन चले जाएंगे प्रश्नोत्तर विधि, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड आंसर राइट हो जाएगा, यानी प्रश्नोत्तर विधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है, अभ्यास का नियम अधिगम के महत्व पर बल देता है। ठीक है, अभ्यास का नियम किसने दिया था? अभ्यास का नियम एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? सीखने के उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक जी ने दिए, तो 5 गौण नियम और भी दिए थे। तो ठीक है, यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि अभ्यास का नियम अधिगम में महत्व देता है, किस चीज पे महत्व देता है, किस चीज पे बल देता है, यहाँ पर ये बात पूछी है। तो अभ्यास का नियम अधिगम में अभ्यास यानी प्रैक्टिस पर पे बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3rd राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चे के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्म जाता है और उन्होंने 4 प्रमुख अवस्थाएं भी दी है। ठीक है, 4 प्रमुख अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब आप आ जाइए प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न में क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे खाली स्थान के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे ध्वनियों के साथ किसके दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? तो है संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या करते हैं बच्चे? ध्वनि यानी सेंसिंग करके इंद्रियों के माध्यम से अभिगम करते हैं। ठीक है, संवेदना के माध्यम से अभिगम करते हैं। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ये दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर आ जाएगा। 4th ऑप्शन में चले जाएंगे, सेंसरी प्रेरक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4था हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश का क्या महत्वपूर्ण है? यानी व्हाई इज द लर्निंग एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव लर्निंग? सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? यानी सक्रिय एक्टिव अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? आप बताइए फ्रेंड्स। चारों ऑप्शंस को देख लीजिए। सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए, या कोई आकलन नहीं है, यह सामग्री को सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई ही संसाधनों का प्रयोग करता है, यानी ये इट इज मल्टीपल रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। तो 4थे प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स कौन सा होगा? एक बार पुनः देख लीजिए। तो इसका आंसर यही होगा, सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए। ठीक है, टू बिल्ड नॉलेज थ्रू कोलैबोरेशन। ठीक है, सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए सक्रिय अधिगम के परिवेश का होना विशेष जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
5वां प्रश्न देख लीजिए। एरिक्सन की मनो सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? एरिक्सन महोदय सिगमंड फ्राइड को काफी फॉलोवर है, काफी जोर से फॉलोइंग किया इन्होंने, सिगमंड फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित भी है, लेकिन इन्होंने एरिक्सन ने सिगमंड फ्राइड की तरह क्या नाम है सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात नहीं की है, ठीक है। इन्होंने कामेंद्री की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने मनोसामाजिक की बात की गई। एरिक्सन महोदय के अनुसार मानव केवल जानवरों की तरह एक प्राणी नहीं है, बल्कि वो एक समाज में उठने बैठने वाला, समाज से सीखने वाला प्राणी है। तो एक मानव एक सामाजिक प्राणी है, इस बात पर इन्होंने दिया। तो और उन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी दिया, ठीक है। इसलिए एरिक्सन को मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत के जन्मदाता भी माना जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानी चाहिए। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? तो एरिक्सन ने इन्होंने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? इन्होंने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया, ठीक है। बालक का विकास 8 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है, सामाजिक विकास। तो इन्होंने 8 अवस्थाओं में से एक ऐसी अवस्था है जो कि जिसका डेवलपमेंट किशोर अवस्था में होता है। तो वो कौन सी है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहचान बनाम भ्रांति, जन्मतता बनाम स्थिरता, विश्वास बनाम अवस्था, और चौथी है घनिष्ठता बनाम विलंबितता। तो कौन सा है इसमें? तो इसका 5वें प्रश्न का आंसर रहेगा फर्स्ट। तो किशोर अवस्था में पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अनुभूति रहती है। किस दौरान? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था के कितने टाइम पीरियड में? 12 से 18 वर्ष, 12 to 18 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अवस्था कहलाती है या रहती है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं किशोरों को क्या होता है कि किशोर लोग सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये सारे प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जब अगर इन आंसर को उनको एक सेटिस्फाई आंसर नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं पहचान की उनके मन में भ्रांति रहती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला आंसर राइट हो जाएगा, यानी पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अवस्था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किशोरावस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू बी साइन डिप्रेशन इन एडोलेसेंस। तो क्या है किशोरावस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? ठीक है, आप सभी लोग किशोरावस्था से लगभग गुजर गए होंगे, तो आप बताइए फ्रेंड्स कौन से अवसाद की होने की संभावना ज्यादा रहती है? तो वह मित्रों का समूह का बदलना। किशोरावस्था में मित्र समूह बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस संकेत का होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। चेंजिंग फ्रेंड ग्रुप्स, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अभी मैं पूर्व के प्रश्न में भी बताया था कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। तो उनका सबसे 3 मुख्य नियमों में से तत्परता के नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ठीक है, यहाँ पे तत्परता के नियम से प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। थॉर्नडाइक के इनमें से कौन सा तत्परता का नियम का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? 4 ऑप्शन को देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के। तो इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करेगा। ये नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड है, इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या सेवा में अधिगम में योगदान देता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि तत्परता से ही, विषय को सीखने की तत्परता से ही आदमी अधिगम को बहुत अच्छे से योगदान देता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी में श्वाव अधिगम में योगदान देता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। फ्रेंड्स, तत्परता के नियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों के पास एग्जाम डेट है, एग्जाम की तैयारी के लिए बुक, किताब, यूट्यूब पे मटेरियल, बहुत सारे रिसोर्स है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए तत्पर ही नहीं है, तो आपके अधिगम में वो क्या योगदान देगा, कैसे हेल्प करेगा? तो यही है कि उसके लिए अधिगम के लिए तत्परता का होना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8, तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता है। द एबिलिटी थिंक
रेशनलिटी एंड एक्ट प्रॉपरली इज, तो तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर ये चीज बताना है आपको। फ्रेंड्स देख लीजिए चारों ऑप्शंस को, ए तर्क, बी अनुभूति, तीसरा इंटेलिजेंट और चौथा क्रिएटिविटी। तो इसमें से किसको कहते हैं, तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, तो वो बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता को अपन बुद्धि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बंडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए किस पद का प्रयोग किया। अल्बर्ट बांडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए किस पद का प्रयोग किया। ठीक है, अल्बर्ट बांडूरा ने समग्र सामाजिक प्रक्रिया को, ठीक है, तो बांडूरा ने सामाजिक विकास में काफी अपना महत्वपूर्ण दिया। ये सामाजिक विकास के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली भी बात ये, अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात अगर आती है तो अपन वाइगोस्की के साथ जाते हैं, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया की बात आती है तो अपन अल्बर्ट बांडूरा के साथ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है कि बांडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का प्रयोग किया, किस पद का प्रयोग किया, तो वो चीज बताना है। अल्बर्ट बांडूरा ने किस पद का प्रयोग किया। फ्रेंड्स शायद आप लोग जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो अल्बर्ट बांडूरा ने क्या कहा है कि मानव एक दूसरे से अनुकरण करके सीखता है, यानी समाज से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, उनके प्रयोग के माध्यम से सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है, समाज में जो सभ्य लोग करते हैं या उसके सीनियर्स लोग जो करते हैं, बालक उसी का अनुकरण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या नाम है, उसको मॉडलिंग कह सकते हैं, यानी प्रतिरूपण, प्रतीकात्मक रूप, जैसा समाज में उसको देखने को मिल रहा है ऐसा ही वो अधिगम कर रहा है बालक। ठीक है, तो इस चीज को अपन इस कंडीशन में क्या कहेंगे, मॉडलिंग, यानी प्रतिरूपण रूप से सीखते हैं, तो मॉडलिंग। तो बंडूरा के सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए तो मॉडलिंग का प्रयोग किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th प्रश्न का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को विद्यार्थी उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो किसको सबसे ज्यादा, यहाँ खालिस्तान प्रश्न स्टार्ट हुआ, खालिस्तान को विद्यार्थी उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, आप लोग जो बनना चाहते हैं यानी शिक्षक, टीचर ही सबसे विद्यार्थी को उपलब्धि और समावेशी कक्षा का सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक बना जाता है, क्योंकि टीचर है, टीचर की गाइडलाइंस में ही पूरा स्कूल प्रशासन रहता है। ठीक है, स्कूल प्रशासन क्या रहेंगे, बच्चे और शिक्षा व्यवस्था टीचर के इर्द गिर्द ही रहती है। टीचर का जितना अच्छा इफेक्टिव प्रभाव रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा क्या रहेगा, विद्यार्थी की उपलब्धि, विद्यार्थी कितना उपलब्धि कितना अधिगम कर रहा, समावेशी कक्षा का सफल सक्सेसफुल कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण कारक उसमें टीचर का रहता है। ठीक है, शिक्षक का। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते हैं। इन वैज्ञानिकों में से कौन से सिद्धांतकार है जो विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, तो इसमें पियाजे साहब है जो जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 राइट आ जाएगा। पियाजे साहब के बारे में मैंने पहले बता ही दिया था। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता है। इन्होंने विशेष करके संज्ञानात्मक विकास अवस्था की 4 अवस्थाएं दी। ठीक है, 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेट, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी है। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है, रीजनिंग स्टडीड अंडर, किसके अंडर रीजनिंग का अध्ययन किया जाता है, बताना फ्रेंड्स। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आंसर, तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाल विकास से तात्पर्य है, बाल विकास
से तात्पर्य खालिस्तान, फिर खालिस्तान और खालिस्तान परिवर्तनों से जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। फ्रेंड्स चारों ऑप्शंस को देख लीजिए और आंसर बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका पहला ही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स जैविक और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन से जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन? जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन से जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। फ्रेंड्स ये सुपर फास्ट तरीके से क्लास चल रही है, आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स ये क्लास आपको अगर अच्छी लग रही तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करना और लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप मैं इसका बिल्कुल टाइम खोटी नहीं कर रहे, सीधे क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं और उनके आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCRPD पर निम्न में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए? तो ठीक है, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हेतु अभी एक नया संशोधन 2016 में किया। ठीक है, उससे पहले 2006 में किया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्न में से किस वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समक्ष इन्होंने कब इस पर हस्ताक्षर किए? तो वो 2007 में किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 14वें नंबर प्रश्न का, 2007 में किए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर गुड एट, तो प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं ये आप जानते ही होंगे। बताइए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये है केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में। ठीक है, तो केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता के ऑप्शन के साथ बेहतर तरीके से जाया जा रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांत में किसकी प्रतिपादित किया? अब्राहम मास्लो ने, जो कि अब आंसर निकल ही रहा मुंह से तो निकल जाते हैं। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांत में किसके प्रतिपादित किया? उन्होंने मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने मानव की 5 आवश्यकताओं का भी वर्णन किया। पहली आवश्यकता है जो कि शारीरिक आवश्यकता है, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स ठीक है। अब अब्राहम मास्लो ने निम्नलिखित सिद्धांत में किसको प्रतिपादित किया? तो मानवतावादी सिद्धांत, ये मैंने पहले भी बता ही दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मानवतावादी सिद्धांत, और इन्होंने 5 मानव की आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद करने के कुछ तरीके क्या है? यानी बच्चे समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने के लिए उनकी मदद के लिए कौन से बेहतर ऑप्शन रहेंगे ये बताना फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, चारों ऑप्शन का कौन सा राइट होगा 17 नंबर प्रश्न को। तो एक हेलीकॉप्टर अभिभावक बने, बच्चों की गलती करने का अवसर ना दे। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, बेहतर रास्ता बताना है उनको। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हेल्प करे। नेक्स्ट ऑप्शन है उनको बच्चों को जटिल विकल्प चुनाव को मौका देने से बचे, ये भी नहीं होगा। और तीसरा है समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति पे एक मजेदार हिस्सा बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बेहतर विकल्प है, क्योंकि बच्चों के सामने समस्याएं अगर सामने डायरेक्ट अगर प्रैक्टिकल माध्यम से उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके अगर उनको सिखाया जा रहा है तो क्या होगा, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति कल्चर को एक मजेदार एक इंटरेस्टिंग हिस्सा बना लिया जाए तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। फ्राइड के विचार में विकास एक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के विचार में विकास एक प्रक्रिया है। तो नॉर्मली क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्राइड के विचार की बात की गई तो उनके अनुसार विकास कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो ये उनके अनुसार है कि अनिरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, विकास बीच में रुक जाता है, कभी तेज हो जाता है, तो ठीक है, तो उनके अनुसार ये अनिरंतर यह है, डिसकंटिन्यूअस की बात की उन्होंने। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो किस प्रकार की भूल होती है? फ्रेंड्स को प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है, ठीक है, तो किस प्रकार की भूल होती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। तो एक सीधी सी बात है कि हम किसी जानकारी को स्मृति में संग्रहित करने में अन्य जानकारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अवरोध हो रहा है। तो किस प्रकार की भूल होती है? अवरोध, सिंपल सी बात है, ठीक है, अवरोध की भूल होती है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यार्थी जो फिल्मों या वृत्तचित्र को देखकर सबसे अच्छा सीखता है वे किस प्रकार का शिक्षार्थी है? एक बालक है जो फिल्मों या वृत्तचित्र के माध्यम से अच्छा सीखता है, वो किस प्रकार का बालक है? यहाँ पर ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? कान संबंधी, प्रायोगिक, पठन लेखन या दृश्य? तो 20 का आंसर हो जाएगा दृश्य के माध्यम से वो सीख रहा है, ठीक है। दृश्य शिक्षक सामग्री उसके लिए काफी हेल्पफुल हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा दृश्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने के लिए शिशु के जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार की भाषा सिद्धांत केंद्रित है? फिर से फ्रेंड्स सोच लीजिए, भाषा सीखने के लिए शिशु के किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है? फ्रेंड्स चारों ऑप्शन, व्यवहार सिद्धांत, पोषण सिद्धांत, सहज सिद्धांत या सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जब व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। तो जब व्यक्तित्व के मापने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्तित्व की वंशावली के बारे में एक विस्तृत डिटेल जानकारी उभर के सामने आ जाती है। तो किस विधि की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा केस हिस्ट्री, ठीक है, केस हिस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्री को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक किसका संचालन करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी शिक्षक को बच्चों के उनकी शक्तियों और कमजोरी के बारे में अगर पता चल जाए तो शिक्षक किस संचालन का करना चाहिए, किस प्रकार से संचालन करना चाहिए? तो 23 क्वेश्चन का आंसर रहेगा नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है, यानी कक्षा में ऐसा क्या दें जिससे बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है? तो गृह कार्य, टिप्पणियां, आरोपण, समूह निर्देशन। तो 24 ऑप्शन का हो जाएगा समूह निर्देशन, यानी असाइनमेंट देकर उनको कक्षा में उनको असाइनमेंट देकर बच्चे की रचनात्मक को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है। तो 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से और संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान को हल हो जाती है? जो दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से, यानी प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो दृश्य समस्याएं हैं वो मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है? ये फ्रेंड्स अपन लोग भी जानते हैं, जो दृश्य समस्याएं हैं वो उनको अपन जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी जल्दी निकाल लेते हैं, अपेक्षा जो मौखिक है, जो अमृत है, ठीक है, तो वो यहाँ संज्ञानात्मक विकास की यानी जीन पियाजे के विकास के किस चरण के दौरान हल की जाती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मूल संक्रियात्मक हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, जो चीजें दिखाई देती है उनको जल्दी अधिगम कर लिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा स्थित की? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और उन्होंने एक घटना सुनाई थी, ठीक है, तो उस घटना से
हेंज की दुविधा, ठीक है। हेंज नामक एक व्यक्ति पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी उनकी स्टोरी बच्चों को सुनाई थी। उनके मैडम को कोई बीमारी हो गई थी और किसी साइंटिस्ट ने वो दवाई बनाई थी, लेकिन वो दवाई उसको दे नहीं रहा था और एक बहुत ऊंची कीमत मांग रहे थे। लेकिन बाद में फिर उस हेंज नामक व्यक्ति ने उस चीज़ को क्या नाम है चुरा लिया, उस दवाई को चुरा लिया। तो इसके बाद जो प्रश्न पूछा था तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों से क्या दुविधा प्रस्तुत की है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का तो हेंज की दुविधा यहाँ पर बच्चों के सामने प्रकट की थी कि भाई हेंज को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसका कोलबर्ग का डिटेल वीडियो अपने इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस के अनुसार है कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों के क्या दुविधा प्रस्तुत की थी, तो हेंज की दुविधा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक नियतार्थ में निम्नतम प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट इफेक्टिव इन एन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अटेंशन? तो कौन सा ध्यान शैक्षिक नियतार्थ में सबसे कम प्रभावी है, यानी निम्नतम प्रभावी है? सिद्धांत वाचा, दृश्य श्रव्य उत्पादन, भावी भंगिमा और गतिविधि विविधता या समावेशन? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सिद्धांत वार्ता निम्नतम प्रभावी है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का अनिवार्य उपकरण है। यानी शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण खालिस्तान का अनिवार्य उपकरण है। किसका उपकरण है? 28 नंबर, यानी सलाहकारों का अनिवार्य उपकरण है, ठीक है। काउंसलर का एक बेहतर उपकरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो 29 नंबर क्वेश्चन कैंसिल्ड है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए इसको। कैरोल ड्यूक के मानसिकता के सिद्धांत का क्षमता के एक बृहद दृश्य का मतलब है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौशल और ज्ञान का एक विस्तृत विस्तार, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें कई मिस्टेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही कड़क लेकिन लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम औसत से कम है, वे कारण जो इस कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है निम्न है। यानी फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम औसत से कम है, वे कारण जो इस कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है। तो निम्न से कौन सा है ये कारण? कौन सा कारण हो सकता है बताइए फ्रेंड्स। 30 प्रश्न का तो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध को, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच के संबंध को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, सुपर फास्ट तरीके से आपने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। फ्रेंड्स इसी तरह की क्लासें लगातार चल रही, आपकी सीडीपी विषय की तैयारी के लिए आपकी काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कहीं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की या कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंटिन्यू इस पर प्रैक्टिस करते तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको ये क्लासें पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करो और हमको भी लाइक करके मोटिवेट करो। और यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो के माध्यम से नहीं देखना, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तो आप MPPAV की ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए और वहां से ओल्ड पेपर को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।